तो सवाल ये उठता है कि वाई अ लेजेंड लाइक द्रविड़ क्राइड, और वो इंसिडेंट क्या सिखाता है हमें मैथ्स के बारे में, और हम उसके थ्रू एक इतना प्यारा और इतना महीन ट्रैप देखेंगे जिसमें ये समझ लीजिए टॉपर्स तक फंसते हैं। इतना खूबसूरत ट्रैप है। पर सबसे पहले, क्योंकि हम एक लेजेंड द्रविड़ की बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ की, तो पहले मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। ये स्टोरी है आईपीएल 2014 की। राजस्थान रॉयल्स और एमआई के बीच का मैच था। और ये मैच छोड़िए, मैच से ज्यादा एक मैथमेटिकल मास्टर क्लास ज्यादा था। क्यों था? मतलब मेरे को उस दिन जो मजा आया उस मैच में, वो क्रिकेट छोड़िए मैथ्स को देख के मजा आया। मैं बताता हूं होता क्या। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, मुंबई इंडियंस एमआई जो है बहुत खराब खेलता है, शुरू के कई सारे मैचेस हार जाते हैं, रैंडम चल रहा होता है। पर राजस्थान रॉयल्स बहुत स्ट्रांगली खेलते हैं, शुरू के ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीतते हैं वो। और आप जानते हैं राजस्थान रॉयल्स के मेंटर कोच द्रविड़ थे, इधर सचिन पॉन्टिंग वगैरह थे, तो राजस्थान रॉयल्स के साथ द्रविड़ थे। तो ये सारे मैच जीत रहे हैं, वो सारे मैच हार रहे हैं। पर बीच में आई थिंक जब 60-70% टूर्नामेंट हो जाता है तो अचानक से किस्मत चेंज हो जाता है। मुंबई इंडियंस मैचेस जीतने लगता है और धनाधन धनाधन मैचेस जीतने लगता है। जैसे कहते हैं ना, जब किसी के पास कुछ होता नहीं है तो हर तरफ मारकाट मचती है, उसी तरह का हाल। तो मुंबई इंडियंस जो है मैचेस जीतने लगता है और राजस्थान रॉयल मैचेस हारने लगता है। तो ऐसा होता है कि दो अपोजिट डायरेक्शन की चीजें जब आपस में टकराती हैं तो मामला आ जाता है लास्ट क्वालिफिकेशन स्पॉट का। 4 क्वालिफाई करती है टीम प्लेऑफ्स के लिए, तो उसमें से जो चौथा वाला स्पेस था वो वेकेंट था। उसमें एक टीम ऐसी है जो अब लास्ट में जीतना शुरू की है, जैसे लास्ट मोमेंट पे कोई पढ़ाई करता है ना, और एक टीम ऐसी है जिसने शुरू से बहुत अच्छी पढ़ाई है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं कर रहा है ढंग से। तो दोनों के बीच का कंपटीशन चल रहा है। एक ही स्पॉट था और एक लास्ट मैच था। उसी मैच पर उन दोनों की किस्मत का फैसला होना था कि इन दोनों में से कौन क्वालिफाई करेगा। और सिचुएशन ये थी पॉइंट्स टेबल की कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई के बीच में इनके पॉइंट्स n+2 थे और इसके पॉइंट्स n थे, मतलब 2 पॉइंट ज्यादा थे, यानी इनके पास एक विन ज्यादा था। और रन रेट के मामले में राजस्थान रॉयल्स का रन रेट ज्यादा था मुंबई इंडियंस से। तो दैट वाज द सिचुएशन उस मैच के पहले, और उसी मैच से ही सब डिसाइड होना, वो आखिरी मैच ही इनका। अब उस मैच में सिनेरियो क्या क्या है दोनों के पास। राजस्थान रॉयल्स के पास, आप देखते रहिएगा और देखिएगा किस तरह से इसके थ्रू हम कितना महीन और इतना खूबसूरत जेई मैथ्स का ट्रैप आपको दिखाऊंगा। आपको मजा आए तो आप कमेंट्स में वाव जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनते हैं बच्चों ये चीजें। तो राजस्थान रॉयल्स के पास क्या क्या सिनेरियो थे कि अगर जीत जाओ वो मैच जो होने वाला है तो ठीक है, उन्हें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो एन पर ही रह जाएगा मुंबई इंडियन, वो n+4 पे पहुंच जाएगा। या टाई हो जाए, अगर टाई हो गया तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, तो वो n से n+1 पे, ये n+2 से n+3 पे, तो वापस यही क्वालिफाई कर गया। इस सिनेरियो में भी ये क्वालिफाई कर गया, इस सिनेरियो में भी ये क्वालिफाई कर गया। अगर हार भी जाता है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो दोनों के n+2 हो गए। और तब मामला आता है रन रेट का। और रन रेट अगर राजस्थान रॉयल्स का ज्यादा है मुंबई से, तो राजस्थान रॉयल्स फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। ये सिनेरियो है। तो राजस्थान रॉयल्स काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड है, या तो जीत ही जाए, टाई हो जाए मैच, या फिर मतलब ड्रॉ हो जाए, बारिश आ जाए, टाई नहीं बोलना चाहिए, ड्रॉ हो जाए, बारिश आ जाए, या हार जाए लेकिन ऐसा ना हारे बुरी तरह से। तो ये सिनेरियो है राजस्थान रॉयल का। मुंबई के पास एक ही सिनेरियो है कि भाई जीतोगे तो भी पॉइंट्स इक्वली होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट तुम पीछे हो, जीतोगे तो 2 पॉइंट लेके तुम n+2 हुआ। और मतलब मचाना पड़ेगा भाई, क्योंकि उनका रन रेट ज्यादा है, तो उसके रन रेट को क्रॉस करने के लिए तुम्हें उस मैच को बहुत जबरदस्त और तगड़े तरीके से जीतना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं जीत सकते कि हाँ लास्ट बॉल पे जीत गए, ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें मतलब मचाना पड़ेगा उस मैच में, तुम्हें वो रन रेट पूरा क्रॉस करना है। पूरे टूर्नामेंट में वो अच्छा खेल के अच्छा रन रेट बनाए, तुम्हें लास्ट मोमेंट में बहुत कुछ करना होगा। ऐसी फीलिंग आती है उन बच्चों की जो लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हैं कि बस अब जल्दी से मैं ये सब कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, और देखना सबसे आगे निकल जाऊंगा। चलो, अब सिनेरियो ये था, रूल सारे फिक्स थे, सबको पता था, और मैच शुरू होता है। राजस्थान रॉयल बैट करता है और 20 ओवर में 189 रन बनाता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि स्पेशली मुंबई का टारगेट ये नहीं था कि इसको 20 ओवर में चेज करना है। मुंबई को इसको बहुत बुरी तरह से जल्दी चेज करके दिखाना है, तो जल्दी चेज करने के हिसाब से 189 बहुत थे। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस को टारगेट 14.3 ओवर्स में इसको 189 के ऊपर 190 बनाने का टारगेट दिया गया, और ये सब जगह डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई 14.3 ओवर से 190 बना दो एंड यू विल क्वालिफाई। देन आप क्रॉस कर जाएंगे उनका रन रेट, जीत तो जाएंगे ही जाएंगे, पर बात जीत की नहीं है, रन रेट की है। तो आप रन रेट भी क्रॉस कर जाएंगे, और ये सब जगह डिक्लेयर था। कमेंटेटर्स ने बोला,
और टीम्स को पता था, प्लेयर्स को पता था, सबको पता था, एवरीबडी न्यू, एवरीबडी वॉज होपिंग कि भाई क्या होगा देखते हैं। तो मुंबई इंडियंस बैटिंग शुरू करता है और इट दे बैट फेरोशियसली। याद रखो 2014 है, 2014 में 14.3 ओवर्स में 190 बनाना अनथिंकेबल है। ये आजकल का जमाना नहीं है, उस टाइम का जमाना है। तो बिल्कुल वो धनाधन बैटिंग करते हैं, कोरी एंडरसन लाइफ की बेस्ट इनिंग खेलता है, बहुत कुछ होता है। परंतु 14.3 ओवर में 189 फॉर 7 विकेट्स ही बनते हैं, 7 विकेट आउट हो जाते हैं, तो 189 रन ही बनते, जितने एग्जैक्टली राजस्थान रॉयल्स के थे, 189। अब 14.3 ओवर में उन्हें टारगेट दिया था 190 का, सब जगह डिक्लेयर्ड था, टारगेट वाज 190, बट ये तो 189 फॉर 7 है, ये टारगेट था, ये हुआ, तो बस लोगों ने कहा कि भाई ये तो हार गए, मतलब हार नहीं गए, अब जीत भी जाएंगे भाई, अभी जीते नहीं है, जीत भी जाएंगे तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड नेचुरली सबके सब खुश हो गए कि भाई 14.3 में 190 बनाने थे क्वालिफाई करने के लिए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो राजस्थान रॉयल्स के सारे फैंस खुश हैं, टीम खुश है, नाच रहे हैं, राहुल द्रविड़ बहुत खुश हैं, सबके ये बढ़िया हो गया। फिर एंटर करता है मैथमेटिक्स। मैथ्स बोलता है रुको जरा, सब्र करो, पापा आ गए, अब बात करेंगे तुमसे। अब क्या होता है, मैथ्स का के हिसाब से रूल ये डिफाइंड था कि एट द विनिंग मोमेंट, मैंने काफी सिंप्लीफाई करके लिखा है, एट द विनिंग मोमेंट मुंबई का रन रेट राजस्थान रॉयल्स के रन रेट से ज्यादा होना चाहिए। कब? एट द विनिंग मोमेंट। अभी हम 189 फॉर 7 है, अभी विनिंग मोमेंट आया नहीं है, तो अभी भी मैच एंड क्वालिफिकेशन सिनेरियो इज ऑन। ये उस मोमेंट की बात हो रही है, मैच हार जाए अलग बात है, पर उस मोमेंट की अगर मोमेंट ने क्वालिफाई करना है तो विनिंग मोमेंट पे रन रेट क्रॉस करना होगा, तो मैच अभी भी ऑन है। अब इस सिनेरियो के हिसाब से कि विनिंग मोमेंट पर रन रेट क्रॉस करना है, तो राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस को अब विनिंग मोमेंट और रन रेट दोनों के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे, बताता हूं। देखो रन रेट क्या होता है, बहुत सारी कैलकुलेशन है, पर एसेंशियली आप ये समझ सकते हो, रन्स न्यूमरेटर में है, नंबर ऑफ बॉल्स डिनोमिनेटर में है। एक इजी चीज बता रहा हूं, रन ज्यादा बनाओगे तो रन रेट जंप करेगा, बॉल्स कम खर्च करोगे तो भी रन रेट बढ़ेगा, बॉल ज्यादा खर्च कर दी तो रन रेट गिर जाएगा। रन रेट का ये हिसाब है, एक सिंपल सा हिसाब है, कम बॉल में ज्यादा रन बनाओगे तो रन रेट अपने आप बढ़ जाता है, विच वॉज वॉट मुंबई इंडियंस टारगेट वॉज। तो मैथ्स ये कह रहा है कि तुम्हें ये काम करना है। तो केस 1, 14.3 बॉल्स, 14 ओवर 3 बॉल हो चुकी है, अब 14 ओवर 4th बॉल की बात करते हैं। अगर उस बॉल पे 1 रन ले लिया मुंबई ने 1 रन ले लिया, तो आप समझ सकते हो मुंबई मैच जीत गया, क्योंकि उसके 190 हो गए, उसके 189 ही थे, तो मुंबई मैच जीत गया। पर राजस्थान रॉयल क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 14.3 नहीं आया, जो पहले कैलकुलेशन थी 14.3 के हिसाब से थी, अब डिनोमिनेटर में 14.4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मुंबई इंडियंस का 190 है। आप समझ रहे हो, 190 और नीचे 14.3 में वो जीत रहे थे, लेकिन इसमें वो हार रहे हैं। तो अगर अगली 14.4 बॉल पे 1 रन लेते हैं तो मैच तो जीत जाएंगे, पर क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि रन रेट पीछे रह जाएगा। केस 2 देखते हैं, मान लो 2 रन ले ले, व्हाट अबाउट 191 रन बना ले? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको 2 रन बनाने के लिए 2 रन भागने पड़ेंगे। आपने पहला रन भागा, आप तभी जीत गए, मैच खत्म हो गया। तो 191 यानी 2 रन डोमेन में ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू स्कोर 191। 189 पे आप खड़े हैं, 190 पे आप जीत जाएंगे, मैच खत्म हो जाएगा, 191 तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर आपको 190 से ज्यादा रन बनाने अलाउड हो, अगर अगर आप चौका या छक्का मार दें, क्योंकि आपने देखा है जब चौका या छक्का मारा जाता है तो 2 रन ऐड हो जाते हैं। अगर आप चौका मारेंगे तो 193 पे पहुंचेंगे, छक्का मारेंगे तो 195 पे पहुंचेंगे, जो 189 से ज्यादा ही है ऑफकोर्स, बट 14.4 में। अब डिनोमिनेटर में 14.4 रहेगा, न्यूमरेटर में 190 नहीं रहेगा, 193 रहेगा या फिर 194 रहेगा। इस सिनेरियो में रन रेट क्रॉस कर जाएगा, मुंबई इंडियंस जीत भी जाएगा और क्वालिफाई भी कर जाएगा। दैट इज द सिनेरियो। अब ये सिनेरियो समझ में आता है, पर एक सिनेरियो और भी है। मान लो 14.4, राजस्थान रॉयल्स बहुत अकल लगाए कि यार इनको बाउंड्री नहीं लगाने देनी है ना, चौका छक्का ही नहीं चाहिए ना, तो ये सोचा उधर बॉलर ने कि मैं वाइड फेंक देता हूं, वाइड फेंक देता हूं, क्या चौका छक्का लगाएंगे, मैच हार जाएंगे, ठीक है, लेकिन नहीं होगा। बट नहीं, नहीं, क्यों नहीं? अगर उसने 14.4 बॉल वाइड फेंक दी, तो इसका मतलब स्कोर वापस, वो तो इलीगल बॉल हो गई, 1 रन मिल गया,
तो वापस उनके 190 रन ही हो गए, 189 प्लस 1 इन 14.3 ओवर्स। तो फिर एमआई विंस एंड एमआई क्वालिफाइज। तो वो वाइड बॉल फेंकने की चालाकी नहीं कर सकते, जो वो खुश हो रहे थे ना वाइड बॉल फेंक देंगे, खत्म। अच्छा, अगर मान लो 14.4 बॉल डॉट चला जाता है, तो 189 इन 14.4, अभी भी खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी मैच जीता नहीं है, विनिंग मोमेंट वाली कंडीशन मैट नहीं हुई है। तो मैच अभी भी कहता है भाई खेलो खेलो। अब जब वो खेलेंगे तो अगली बॉल पे मान लो एक रन बना दिया 14.5 पे, तो डिनोमिनेटर में 14.5 है, न्यूमरेटर में 190 है, ऑफकोर्स मैच जीत गए, रन रेट क्रॉस नहीं हुआ, राजस्थान रॉयल क्वालिफाई हो गया। अगर अगली बॉल पे चौका भी मारते हैं, इस बार भी दिक्कत यह है कि 193 तो है न्यूमरेटर में, पर डिनोमिनेटर में 14.5 पहुंच जा रहा है, फिर भी जीत जाएंगे, पर वो नहीं होगा। अब अगर मारना पड़ेगा ना, तो सीधा छक्का ही मारना पड़ेगा। इस सिनेरियो में अगर एक बॉल डॉट बॉल भी होगी तो छक्का मार के आप क्रॉस कर सकते हो। ये रेशियो जिता रहा था उनको, क्वालिफाई करा रहा था, ये रेशियो नहीं करा रहा है। तो मुंबई इंडियंस फिर भी खुश हो गया कि भाई ठीक है, चलो अगर इवन डॉट भी चली गई, मतलब अगली दो बॉलों में छक्का मारना, 14.4 पे मार लो तो भी जीत जाएंगे, 14.5 पे मार लो तो भी जीत जाएंगे, रन मत, सिंगल मत लो। मतलब उसको बता दिया था बैट्समैन को, देख भाई भागना मत, सिंगल ले लिया तो हम आउट हो जाएंगे। सोचो कैसी बात है, टीम बोल रही है कि डॉट बॉल जाने देना, सिंगल मत लेना, कितनी अजीब बात है। पर एक्चुअली इसमें भी एक ट्रैप है। ट्रैप ये है कि मान लो 14.4 डॉट हो गई, तो राजस्थान रॉयल्स वाले इतने भी बेवकूफ नहीं थे, वो 14.5 बॉल को वाइड फेंक देंगे, और 14.5 बॉल वाइड होते ही आपका डिनोमिनेटर तो 14.4 ही हो गया, पर न्यूमरेटर 190 रह गया, क्योंकि वाइड बॉल का रन आ गया, विनिंग मोमेंट आ गया, तो उसके इस पर राजस्थान रॉयल चला जाएगा। तो फिर मुंबई इंडियन को अकल आती कि नहीं नहीं नहीं, दो बॉल में 6 नहीं चाहिए, इसी बॉल पे चौका या छक्का मारना पड़ेगा, इसी बॉल पे, क्योंकि नहीं तो अगर ये डॉट चली गई, हमने रन नहीं लिया, वो अगली बॉल वाइड फेंक देगा। तो आप समझ रहे हो दोनों विनिंग मोमेंट और उसको किस तरह से बैलेंस कर रही थी टीम। और होता क्या है, मुंबई इंडियंस को चौका या छक्का मारना था, उसी 14.4 बॉल पे ही आदित्य तरह बैट्समैन सीधा घुमा के 6 मार देता है और वो जीत जाते हैं। और जैसे ही जीत जाते हैं तो द्रविड़ इतने हताश, वो टोपी फेंकते हैं गुस्से में और ड्रेसिंग रूम में भाग जाते हैं आंसुओं के साथ। राजस्थान रॉयल्स की टीम दुखी है, पब्लिक हैरान है, ये क्या हो गया, लोग बोल रहे हैं इसमें कुछ बेईमानी हुई है, क्योंकि लोगों को मैच समझ में नहीं आ रहा है। पर ट्रुथ ये है कि ये इंसिडेंट बताता है कि मैच एक कानून की तरह है, रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रूल्स को नहीं समझते हैं तो आप कई बार मेजर ट्रैप में फंस जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एक मैथमेटिकल रूल दिखाता हूं, जिसमें मोस्ट ऑफ यू आप ट्रैप में फंसी रहे होंगे। देखिएगा जरा, ये एक एग्जांपल है कि फाइंड द साइन डिस्टेंस पी ए। अगर पी ए जो है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, पी पॉइंट ये है और ए पॉइंट लाइन पे है, मतलब साइन डिस्टेंस ये लाइन है, ये पॉइंट पी है, पी से इस लाइन तक का ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, इसका साइन डिस्टेंस बताना। साइन डिस्टेंस की बात हो रही है, ऑफकोर्स पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, सब जानते हैं साइन डिस्टेंस को। साइन डिस्टेंस और नॉर्मल डिस्टेंस में क्या फर्क होता है, नॉर्मल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, साइन डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकता है। पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, उसका कानून ये है कि अगर पॉइंट पी से जो एरो जा रहा है ए की तरफ, वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 या ऐसे है, मतलब लेफ्ट ऊपर यहां तक, ये इस राइट की तरफ ऊपर की तरफ, ये तब तक पॉजिटिव आंसर आता है साइन डिस्टेंस का कन्वेंशन वाइज। और अगर लेफ्ट और नीचे रहेगा तो नेगेटिव आएगा, मतलब पी से ए तक का जो डायरेक्शन है वो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। तो आप पी से ए की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, उससे प्लस या माइनस का पता चलेगा। उसने साइन डिस्टेंस पूछा है तो हमें प्लस या माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडुलस लेके डिस्टेंस निकालना होता तो बात कुछ नहीं थी। तो हम इसको डिराइव कैसे करते हैं, डिराइव ऐसे ही करते हैं, ये पॉइंट पी है x1 y1, ये आर जो साइन डिस्टेंस है जो हमें निकालना है, ये लाइन की स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो ऑफकोर्स ये जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है इसकी स्लोप बी बाई ए हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और इसकी स्लोप अगर बी बाई ए हो गई, अब हम पॉइंट ए कैसे निकालेंगे, सब जानते हैं x1 y1 से आर साइन डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो इट इज x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा, एवरीबडी नोज दिस। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा अगर बी बाई ए है तो कॉस थीटा हो जाएगा ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा हो जाएगा बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा पता लग गया, साइन थीटा पता लग गया, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, और क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे, तो इस पॉइंट को इस लाइन पे डाल देंगे। तो जैसे ही हम ये जो पॉइंट आया x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा हमने इस लाइन में डाला,
और लाइन में डालते ही सिंप्लीफाई किया, आर की ये वैल्यू आ जाती है। आर परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला आ जाता है माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। ये जो फॉर्मूला है इसी पे मॉड लगा दिया जाए ना तो अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, जो हम यूज करते भी हैं। पर साइन डिस्टेंस के हिसाब से ये होता है, अगर साइन डिस्टेंस की बात, साइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो वो यूज करना है, खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ये यूज करना है। अब जरा ट्रैप देखते हैं। हमें 1,5 से इस लाइन तक का आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट पी है, ए इस लाइन पे हमें निकालना है। हमने आराम से आर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाया, माइनस ऑफ 1,5 इसमें डाला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर। पर अगर हम डायग्राम बना के देखें तो पॉइंट पी देखो 1,5 ऊपर है और ये लाइन ऐसे जा रही है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना पी ए, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी माइनस रूट 2 आंसर आना चाहिए, और फॉर्मूला हमारा प्लस रूट 2 दे रहा है। अब बात यह है कि ये रॉन्ग क्यों दे रहा है। देखो मॉड लेने के बाद कोई टेंशन नहीं है, मैं समझ गया, लेकिन साइंड क्यों रॉन्ग आ रहा है। और एग्जाम में क्या हम डायग्राम बनाते फिरेंगे? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायग्राम ही ना बना पाए। मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन दिखाए जिसमें डायग्राम नहीं बना पाते स्ट्रेट लाइंस के, तब कैसे चेक करें? तो ये इनफैक्ट हमने तो डिराइव किया ना, रॉन्ग क्यों आ गया, तो मैं दिखाता हूं ये रॉन्ग क्यों आया। एंगल ऑफ स्लोप आपने पढ़ा है, जिस लाइन का एंगल ऑफ स्लोप होता है उसी का ही हम tan लेते हैं तो स्लोप आ जाती है। तो थीटा एंगल ऑफ स्लोप है, उसकी डेफिनेशन, उसका जो रूल है वो मैटर करता है। वो रूल ये, इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें स्मॉलेस्ट वर्ड होने की वजह से हम, जैसे ये लाइन है, हम ये एंगल नहीं ले सकते क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल ये है। हम ये वाला एंगल भी नहीं ले सकते क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस वजह से आप समझ सकते हो कि थीटा, ये इस लाइन के लिए ये थीटा, उस लाइन के लिए ये थीटा। तो थीटा की रेंज जो है मिनिमम 0 हो सकती है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो पहले ही 0 मिल गया आपको, तो उस केस में पाई नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट जो है 0 ही हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू पाई से पहले तक जा सकती है, उसके अलावा ये थीटा कहीं नहीं होगा। आप कोई भी लाइन बनाओगे उसका थीटा एंगल ऑफ स्लोप जो है 0 से पाई के बीच में ही है, और ब्रैकेट भी देख लीजिए। अब अगर ये चीज हमें पता है तो एक लाइन है जिसका एंगल ऑफ स्लोप लेट से थीटा है और tan थीटा में -3/4 दे रखा है, साइन थीटा कितना होगा और कॉस थीटा कितना होगा। तो इसको देख के कई बच्चे बोलते हैं तो बहुत आसान है, साइन थीटा 3/5 होगा या -3/5 होगा। भाई 3 और 4 है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे यार, ये 3 ये 4 ये 5, तो या तो +3/5 या -3/5 होगा, या और उसी कॉरस्पॉन्डिंग -4/5 होगा, ये +4/5 होगा। तो दो टाइप के आंसर आएंगे सर। एक्चुअली नहीं, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एंगल नहीं है थीटा, ये थीटा एंगल ऑफ स्लोप है। रैंडम कोई एंगल होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, कि tan थीटा इज -3/4 फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा, तो दोनों आंसर चलते हैं। लेकिन ये एंगल ऑफ स्लोप है, ये 0 से पाई के बीच में ही होगा, पहले दो क्वाड्रेंट में ही होगा, उसका साइन थीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला लेंगे, सेकंड वाला नहीं लेंगे। यानी कि tan थीटा नेगेटिव है तो वो पाप cos थीटा ने किया, साइन ने नहीं किया। तो अगर ये बात हमें समझ में आती है तो देखो मैं आपको तुरंत एरर दिखाता हूं। एरर इधर है, आपको याद है हमने tan थीटा की हेल्प से cos और साइन निकाले थे इसके, इस लाइन के, याद आ रहा है? तो हमने cos थीटा को a/√a² + b² लिया था और sin थीटा को b/√a² + b² लिया था। ये हमारा sin थीटा था। इसमें b/√a² + b² आ रहा है, नीचे वाली चीज तो पॉजिटिव है, पर b अगर नेगेटिव हो गया तो, अगर b नेगेटिव हो गया तो कैन बी टेक b एज डायरेक्टली? नहीं, sin थीटा को पॉजिटिव होना है, दैट इज द रूल। तो अगर ये रूल समझ में आता है तो इसका मतलब जब भी हम वो r परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ax + by + c = 0 में वो ऐसे लिखो कि b नेगेटिव ना, b शुड नॉट बी नेगेटिव, b पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अब कहानी ऐसी है कि r परपेंडिकुलर निकालना है इसका इससे, तो सबसे पहले इस लाइन को ट्रांसफॉर्म करके हम इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर r परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आंसर है। नाउ इट इज करेक्ट। और ये इस r परपेंडिकुलर का इस्तेमाल हम लोग इमेज का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी करते हैं। आपने इमेज का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना,
और आप देखो इमेज का फॉर्मूला लगाते वक्त आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा बी को पॉजिटिव बनाना है, जबकि उस अपने आर परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से ही आया है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आप कमेंट करके बताएंगे कि वो गलती करने के बावजूद भी इमेज के फॉर्मूले में क्यों काम चल जाता है, क्या हो जाता है ऐसा जिसलिए हम बच जाते हैं। यस, आर परपेंडिकुलर हम गलत निकाल रहे होंगे फिर भी बच जाएंगे। तो ये कमेंट में लिख के बताइएगा। मीनवाइल लाइक शेयर कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया एक बार एकेडजा 2 जरूर चेकआउट कीजिए। जो बच्चों कहीं और भी पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अगर उनको अपनी पढ़ाई में बाकी लोगों से ऊपर जाने के लिए एक पुश चाहिए, तो हमारे पास 2 चीजें ऐसी हैं जो आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती हैं, एकेडजा दोस्त और वेलर बैच। वेलर बैच लेंगे तो एकेडजा दोस्त वैसे ही फ्री मिल जाएगा आपको। वेलर बैच हमारा एक प्रैक्टिस बैच है जिसमें हर 15 दिन में एक बार हम बच्चों को अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और मैं खुद उनके साथ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। वो क्वेश्चंस मैंने भी पहले नहीं देखे होते, तो क्वेश्चन को किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से सोचना है, ये मैं वहीं पे डिसाइड करता हूं बच्चों के साथ प्रॉपर डिस्कशन। उस डिस्कशन का फायदा जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कि एग्जाम में कैसे क्लिक होंगी चीजें, उसमें मिलेगा, वो नॉर्मल क्लासेस में नहीं होता। तो दैट इज द वेलर बैच। वो पहले अभी 15 दिन में एक बार होगा और बचे हुए 15 दिन में एक बार टेस्ट होगा। तो टेस्ट और वो दोनों चीज मिलती है उसमें। सिलेबस खत्म होने के बाद फ्रॉम नवंबर वो 3 डेज अ वीक हो जाएगा। तो 3 डेज अ वीक आप मेरे साथ उस तरह से एंगेज रहेंगे। एकेडजा दोस्त आप जानते हैं कि आपने मान लीजिए इट इज यू विल नॉट रिसीव आवर कोर्सेज, बट वो फिर भी आपकी इस तरह से हेल्प कर सकता है कि आप जैसे कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप कोटा में पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, अब आपको लगता है कि यार मेरा टेस्ट आ रहा है, मुझे टेस्ट के पहले अपनी मिस्टेक्स और एरर्स पकड़नी है, ये हेल्प कर सकता है उसमें। ये सिर्फ आपको एरर नहीं, मतलब ये टेस्ट ही नहीं देगा, आप किसी भी तरह का टेस्ट कस्टमाइज करो, किसी भी चैप्टर, किसी भी आप टॉपिक लेवल, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक लेवल पे आप टेस्ट बना सकते हो। और टेस्ट ही नहीं बनाता ये, तो उसके बाद आपको डेंजर एरिया बताता है कि देखिए ये वाले 3-4 चीजें तेरे खराब है। अब आपको पता लग गया जो खराब है, अब आपको लगता है यार इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता हूं ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। वहीं पे बटन है व्यू सिमिलर क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को मैथ्स का ये स्टाइल पसंद है कि देखो मैथ्स को तो तबीयत से दिल से ही पढ़ते हैं, हमारा सिलेबस बच्चों टाइम से खत्म होता है। पिछले साल भी हमने दिखाया था कि हमने बैच जून में स्टार्ट किए थे, लेकिन सिलेबस हमारा एकदम सही समय पे खत्म हुआ था और बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट भी देने का मौका मिला, सेकंड अटेम्प्ट भी अच्छे से देने का मौका मिला। तो हम सिलेबस के साथ मैथ्स को एक अलग इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। और मैथ्स ही क्यों, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स हैं। केमिस्ट्री अंकित सर ले रहे हैं, हु हैज बीन टीचिंग फॉर 24 ईयर्स, आप उनके वीडियोस एकेडजा चैनल पर देख सकते हैं। फिजिक्स वो सर ले रहे हैं जो मेरे भी टीचर हैं, जिनकी वजह से मैं आईआईटी पहुंचा हूं, और उनका 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम लोग बच्चों, कोई बहुत बड़े बैचेस हमारे बनने नहीं है, हम उन बैचेस में उन बच्चों के साथ जुगलबंदी करते हुए पढ़ाते हैं। इफ यू फील दैट आवर स्टाइल इज गुड फॉर यू, प्लीज कनेक्ट विद अस। आप एक बार इस फोन नंबर पे कॉल कर लीजिए, कॉल क्या व्हाट्सएप कर लीजिए, और अगर ये नंबर से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे कर लीजिए, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल करके एक बार बात कर लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।